तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मैंने आपको इसको ऑलरेडी 2 बार रिवीजन करवा दिया है एकदम पूरे लाइन वाइज लाइन, इसलिए आज मैं नोट से पढ़ाऊँगी। और ये जो नोट्स है ये मेरे क्लास में ही आपको करवा रखे थे, तो ऐसा तो है नहीं दैट बहुत हार्ड हो जाएगा करना। नो, ये मैंने चैप्टर पढ़ के एक लाइन से बनाया। सो लेट अस स्टार्ट। सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आप क्या समझ रहे हो? इलेक्शंस के बारे में समझ रहे हो? आप सबको पता है इलेक्शंस के बारे में। तो देखो, इलेक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। जो उन लीडर्स को वो चाहते हैं चूज़ करना, वो उन्हें चूज़ करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे सभाएं होती हैं हमारी लोकसभा में, हमारे हर 5 साल बाद चूज़ किए जाते हैं। मैंने ना आगे लिख रखा है, ठीक है। तो एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। कुछ उसमें राज्यसभा में 6 ईयर्स बाद किया जाता है, तो बेसिकली रेगुलर इंटरवल्स में। एंड वो लीडर्स को चेंज कर सकते हैं अगर उनको पॉलिसीज़ उनकी अच्छी नहीं लगती है। जैसे अगर 5 साल का प्रोसेस है लेकिन उन्हें लीडर अच्छा नहीं लग रहा, उसकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लगा, तो अगर 3.5 होगा, 3 या इवन 1-2 ही साल होंगे ना, सो दे कैन चेंज देयर लीडर। सो व्हाट इज इलेक्शन? सो ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स at regular and choose their and regular intervals and change if they wish to do so is known as election. Now in an election जो वोटर्स है उसकी कई सारी चॉइसेस होती हैं। वोटर्स अपने चॉइसेस बनाते हैं। सबसे पहले वो अपनी मर्जी के लीडर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। उनके लिए लॉज जो है वो कौन बनाएंगे? लाइक इफ़ दे आर इलेक्टिंग पीएम और दे आर इलेक्टिंग द एनी मिनिस्टर, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? मिनिस्टर जो लॉज और पॉलिसीज बनाते हैं हमें फॉलो करनी होती है। सो लॉज फॉर देम एंड दे कैन चूज द पार्टी, ठीक है, हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। एंड वो चूज़ कर सकते हैं दैट हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेजर डिसीजन कौन लेगा। सो ये समझ में आ गया दैट सबसे पहले होगी उनके लिए लॉज कौन बनाएगा, ठीक है, और लॉज हो गया उनके लिए कौन बनाएगा। एंड दे कैन जस्ट अ मिनट, ओके, सो दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। उनकी पॉलिसीज़ का आ जाएगा दैट पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। एंड दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब जो कंट्रीज़ होती है ना हमारी, वो डेमोक्रेटिक भी होती है और नॉन डेमोक्रेटिक भी होती है। कंट्री डेमोक्रेटिक भी होती है, नॉन डेमोक्रेटिक भी होती है। अब क्या लोग करते हैं दैट इलेक्शंस जो होते हैं ना वो दोनों कंट्रीज़ में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिको है, चाइना है, जिम्बाब्वे है, इसमें ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री लेकिन स्टिल इसमें इलेक्शन होते हैं। तो क्या ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं? नो। अब जब हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर पूछा था तो आपने सिंपली कह दिया था मैम नो। अब किस बेसिस पे आपने नो कहा था? आपने कुछ पॉलिसीज़ देखी थी कि क्या उनके पास चॉइस थी? हमने कहा नहीं थी, तो इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। क्या उसमें यूएएफ का सिस्टम था? यूएएफ मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं था, तो हमने कह दिया कि मैम इधर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो नहीं हो रहे। अब उधर जैसे सऊदी अरेबिया था, उधर 2015 तक वीमेन का राइट टू वोट नहीं था, तो क्या इधर सबको वोट मिलने का अधिकार मिला? नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। तो सबसे पहले दैट सबके पास 1 वोट होनी चाहिए और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट इज देयर शुड बी समथिंग टू चूज़, मतलब चॉइस होनी चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ठीक है, रियल चॉइस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट जो चॉइस है वो ऑब्वियसली एट रेगुलर इंटरवल जो है वो मिलनी चाहिए, एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो कैंडिडेट पीपल ने प्रेफर किए, लाइक इफ़ दे आर वोटिंग फॉर समवन, जिन लोगों को वो प्रेफर करें, फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर चूजिंग द लीडर ए एंड बी, ठीक है। तो अगर वो लीडर ए को चूज़ कर रहे हैं और मेजॉरिटी भी हमारी लीडर ए को बन रही है लेकिन बी हमारा वो बन रहा है, लीडर बन रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है वो ही हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में लीडर बनता है। सो देयरफॉर क्या होता है, हमारा ए ही बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बन रहा है अगेंस्ट मेजॉरिटी, नो, जो कैंडिडेट पीपल ने प्रेफर किया है वो ही बनेगा। नेक्स्ट इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैंने आपको बता दिया। नाउ इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? नाउ देखो, इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ दैट एक स्कूल है, जस्ट अ मिनट, ये एक स्कूल है एंड
इधर दो बच्चे पढ़ते हैं ए एंड बी। अब ये दोनों ही टॉपर है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो है ना, टॉपर के बीच का कंपटीशन लगेगा, इनके बीच में कंपटीशन लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी है दैट ये हमारा पूरा देश है, इट्स आवर कंट्री इंडिया। मैं पूरी कंट्री की बात नहीं करूँगी, ये हमारी कंट्री इंडिया जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, इसका कोई भी एरिया ले लो जहाँ हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस के टाइम पे हमारी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है इतनी सारी? क्योंकि चॉइस मिलती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, ये हमारी 4 पार्टी खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होगा, कोई किस तरह कन्विंस करेगा, कोई किस तरह कन्विंस करेगा लोगों को, तो देयरफॉर पॉलिटिकल कंपटीशन तो हो गई। लेकिन क्या ये अच्छी बात है टू बी दिस पॉलिटिकल कंपटीशन, या डीमेरिट्स क्या है? सो क्या है? सबसे पहले डिसयूनिटी की सेंस क्रिएट करते हैं, फैक्शनलिज्म क्रिएट करते हैं। फैक्शनलिज्म यही होता है दैट कैसे डिफ्रेंशिएट होता है इतने सारे डिफरेंट ग्रुप में से, कैसे आप डिसयूनिटी का ऐसे सेंस क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर जस्ट टू विन द इलेक्शंस। नेक्स्ट इज पार्टीज एंड कैंडिडेट डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमने मैक्सिको, चाइना, इन सब की केस स्टडी पढ़ी थी, कैसे टीचर्स को कन्विंस किया जाता था, पोलिंग बूथ लास्ट मिनट चेंज कर दिया जाता था, एंड कई सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फाइट। अब देखो ये वाला मैं पॉइंट समझाई थी, कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, कुछ बच्चों को। तो देखो क्या होता है ना, बिफोर द इलेक्शंस ही प्रॉमिस करता है दैट वी विल डू दैट, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाते, क्योंकि दे नो दैट अगर ये हाउ एवर कन्विंस करके जीत भी गए, दे विन कैसे भी करके, तो क्या होएगा ना, अगले साल ये मतलब अगले इलेक्शंस में नहीं जीते, तो इनकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है उनका फ़ायदा आगे आने वाले लीडर्स को होगा। सो देयर प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। ना जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं, तो एक ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होते हैं एट द सेम टाइम ही अलग अलग डेट में। फॉर एग्जांपल हमारा ट्यूसडे, इस दिन हमारा कोई किसी 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हो रहा है, वेडनेसडे को किसी और, ठीक है, या सेम डे विद इन ए फ्यू डेज़। और कभी कभी क्या होता है, इलेक्शन जो होते हैं वो हमारे हो चुके होते हैं, लेकिन मिनिस्टर कोई रिज़ाइन कर देता है या कोई मर जाता है, जिसके वजह से इलेक्शन दोबारा होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ हमारे जो इलेक्शंस के पर्पसेस है उसके लिए छोटे छोटे एरिया बटे हुए, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पर्पसेस फॉर इलेक्शन, जिसे हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कहते हैं। लोकसभा इलेक्शन में 543 है। नाउ अब ये जो पूरा है, मैं आपको ये पूरा और आगे आने वाला मैं आपको एक बहुत ना फ्लो चार्ट से समझाऊंगा, बहुत ईजी है वो, ठीक है, समझाती हूँ। ये हमारे एक फ्लो चार्ट है। सो देखो हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो 2 तरह के लेवल में है, स्टेट एंड सेंटर। नाउ जो सेंटर लेवल पे होता है उसे उधर पीएम बनता है, स्टेट पे सीएम बनता है। नाउ हमारे जो सेंटर होता है उसमें 2 हाउसेज होते हैं, जिसे हम लोकसभा कहते हैं एंड राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा में हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली लिखा है दैट 2 हाउस हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, और इन दोनों के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लोकसभा में हर 5 साल बाद हो गए, राज्यसभा में 6 साल बाद हो गए। तो द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी नोन एज MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंट्री डिवाइड होगा इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसे हमने इंडिया को स्टेट्स में बांट दिया, स्टेट्स में से हमने टाउन्स, विलेजेस बना दिए, उनमें कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी, उससे हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी। इन दिस केस कौन इलेक्ट होते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो विलेज और टाउन है वो डिवाइड हो जाते हैं सेवरल वार्ड्स में, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, इन्हें वार्ड्स कहते हैं। 84 सीट SCs के लिए रिजर्व्ड है एंड ST के लिए 47। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ जाता है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है उसमें ना एक लिस्ट बनाई जाती है, वोटर्स लिस्ट, जिसमें नाम लिखे जाते हैं ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, जो इस साल 18 ईयर्स या अबव के हुए हैं, जो मर चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, या जो इस एरिया से मूव कर गए, तो अपडेटेड लिस्ट करनी पड़ती है। सो बेसिकली जो एलिजिबल है वोट के लिए उसे हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, वोटर्स लिस्ट, जिसमें उनके नाम लिखे जाते हैं। EPIC की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये हमारी फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? जब हमारे इलेक्शंस होते हैं ना, तब जब हम वोट करने जाते हैं तो हमें ले जाना होता है, या ये नया सिस्टम है। एंड इनफैक्ट वी कैन टेक एनी लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है।
वी कैन टेक आवर ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो, ठीक है। एंड मिनिमम एज टू बी कैंडिडेट मतलब एक लीडर बनने की 25 एंड टू वोट इज़ 18 और अबव, ठीक है। ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो नॉमिनेट करती है कैंडिडेट्स को और उन्हें पार्टी सिंबल मिलता है और सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल बीजेपी की पार्टी से बी लीडर खड़ा हो रहा है तो उसे पार्टी का सिंबल भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। और जो पार्टी की नॉमिनेशन होती है इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ पार्टी टिकट, ठीक है। इलेक्शन लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, पार्टी टिकट चाहिए होती है। और जो हमारे ईसी होता है इलेक्शन कमीशन, वो क्या करता है, अनाउंसिंग डेट से जो फाइनल लिस्ट होती है अनाउंस की, उधर से लेकर टिल द पोलिंग तक वो क्या करते हैं, सपोर्ट करने में लगे रहते हैं सब एक दूसरे को, पार्टीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीजेपी वो ना नए नए पॉलिसीज़ के हम वो करेंगे, फेक प्रोमिसेस करते हैं, तो ये सब करते हैं। तो इधर जो पैसा खर्च होता है वो कौन करता है, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसलिए जो कैंडिडेट बनता है उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट देती होती है, दैट इन केस उसने रिज़ाइन कर दिया तो वो जो पैसे उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो ऐसे नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा है तो उसे क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले आ जाएगा प्रॉपर्टी का, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, और दूसरा आ जाएगा उसके क्या क्या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, इफ़ देयर आर केसेस जो उसके ऊपर लगे हुए हैं। एंड नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। ना देखो ये बस नाम की बात है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब तो देखते भी हैं लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिए। जैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में 1971 में स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, जिसको हम कहते हैं रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तब, ठीक है। तो ये जो पार्टी है ये कहती है दैट हम चेंज करेंगे, ठीक है। रीओरिएंट मतलब होता है चेंज, जितनी भी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, या आप कह सकते हो नई नई पॉलिसीज लाएंगे। नेक्स्ट इज जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी का अपना एक स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी। ये भी लोकसभा इलेक्शंस में था, ठीक है। ये भी था हमारे डेमोक्रेसी को सेव करने का, अलग अलग तरीके हो रहे थे, डेमोक्रेसी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी है। लेफ्ट फ्रंट जो था लैंड टू द टिलर, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हुए थे 1977 में वो। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु जो कि एनटी रामाराव ने किया था। जो देसाम पार्टी थी, तेलुगु देसाम पार्टी थी तमिल में, उधर के लीडर ने दिया था जब हमारे असेंबली इलेक्शन हुए थे 1983 में। Now according to our election law, no party or candidate can bribe or threaten votes। मतलब ऐसे ना उनको वो नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, ठीक है। और ऐसे कास्ट या रिलीजन के नाम पे नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकता फॉर इलेक्शन कैंपेन बच्चे मैं बताती हूँ। इलेक्शन कैंपेन होता है जब हमारा अनाउंसिंग डेट से पोलिंग बूथ का टाइम होता है, वही जब आप अपनी पार्टी को क्या करते हो, प्रमोट करने में लग जाते हो। नेक्स्ट, अगर आप लोकसभा इलेक्शन में हो तो आप 25 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। एंड अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जो हमारी कोर्ट है वो या तो इलेक्शन को रिजेक्ट कर देगी। एंड हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है दे हैव टू एग्री द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अकॉर्डिंग दे कैन नॉट यूज़ एनी प्लेस फॉर वर्शिप एट ऑल। कुछ लोग ना ऐसे यूज़ कर लेते हैं, कोई भी प्लेसेस है, कोई भी रिलीजियस प्लेस है और वोट ऐसे अर्न करते, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, अब मैं इसमें ना थोड़ी करेक्शन कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन। इधर ना ये मैं बता रही थी, उधर बी नहीं आएगा, सो वो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो हमारे इलेक्शंस है उसके लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के बेसिकली रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अगर क्या होता है ना, इलेक्शन जब अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है, सो जो हमारे वो होते हैं लीडर्स होते हैं, कहते हैं कि वो इतने पावरफुल डिसीजंस ना ले, ठीक है, या ऐसा कोई बिग पॉलिसी डिसीजंस ना ले, ठीक है, ऐसे प्रोमिसेस ना करे। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैंने आप बता दी। और आजकल ना क्या हो रहा है, पहले ना बैलेट पेपर यूज़ होता था। क्या यूज़ होता था? बैलेट पेपर। जस्ट अ मिनट, हाँ
पहले जो यूज़ किए जाते थे वो किए जाते थे बैलॉट पेपर, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। लेकिन आजकल ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज़ की जा रही है, जिसे हम इवन वो भी बोलते हैं ईवीएम। ठीक है, ये हमारी की जाती है जिसमें वोट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जो मशीनें उन कैंडिडेट्स के नेम शो करते हैं, पार्टी सिंबल्स के, जो हमारे इलेक्शंस में हैं। नाउ इन आवर कंट्री इलेक्शन जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट तरीके से होता है बाय द ईसी। ईसी हमारा सारे इलेक्शन को करती है, मैनेज करती है। और इलेक्शन जो ईसी है हमारी, उसे कौन मैनेज करता, मतलब उसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हाउ एवर अगर वो एक बार बन गई, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ईसी। ठीक है, हमें उनकी बातें जो है माननी पड़ती है। और जो सीईसी है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सो वो हर चीज़ को देखते हुए डिसीज़न लेती है। वो कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करती है, जो हमने पढ़े थे, दैट ब्राइब नहीं कर सकता वो, ये सब हमने जो पढ़ी थी। किसी मतलब पार्टी के लिए रिलीजियस जगह को नहीं कर सकता, ये सब। इलेक्शन पीरियड में जो ईसी होती है ना, जस्ट अ मिनट, या जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें जो ईसी होती है वो गवर्नमेंट को अलाउ कर सकती है, गवर्नमेंट को ऑर्डर करती है टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज़, ये सब पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट, जब इलेक्शन की ड्यूटी हो रही होती है तो जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं वो किसके अंडर होता है कंट्रोल के, ईसी के, नॉट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जो हमारे आउटकम होते हैं इंडिया के इलेक्शन, दे स्पीक फॉर इटसेल्फ। मतलब कि जो हमारे वो होते हैं इलेक्शंस होते हैं वो ऑब्वियसली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो जो आउटकम होते हैं वो क्या क्या बताते हैं, एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन बोथ इंडिया एट द नेशनल स्टेट लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे हमने चौधरी देवीलाल की केस स्टडी में पढ़ा था, पहले जो थी हमारी कांग्रेस जीती थी, फिर चौधरी देवीलाल, फिर दोबारा कांग्रेस आ गई थी। ठीक है, पहले कांग्रेस, फिर लोकदल, फिर दोबारा कांग्रेस आ गई। तो ये हमारी जो पार्टी थी रूल करी थी, तो उसकी इक्वल चांसेस है हार जाने के। तो जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसे लूज़ कर सकती है इलेक्शन, इट के हैज़ द पावर। इनफैक्ट जो पीपल होते हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनफैक्ट जो हमारे 3 में से 2 इलेक्शन होते हैं, मोस्टली 25 ईयर्स में रूलिंग पार्टी हारती है। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे रेयर होती है जो रूल करती जाती है। ठीक है, ना इन द यूएस एन इंक्यूबेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियरली लूजेज एन इलेक्शन। इट मीन्स इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन यूएस में थोड़ा मुश्किल होता है। इन इंडिया जितने भी हमारे एमपीज़ होते हैं, एमएलएज होते हैं, दे लूज़ इलेक्शंस। ना कैंडिडेट्स अब ऐसे नहीं लोग होते, मैंने आप क्या बताया था, ब्राइब और थ्रेटन वोट्स। मतलब क्या होता है, वोट्स को खरीदना। तो इस पर लिखा था कैंडिडेट्स जो जाने जाते हैं अपने वोट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, एंड जो जाने जाते हैं अपने क्रिमिनल कनेक्शंस के लिए, वो मोस्टली इलेक्शंस को क्या आ जाते हैं, हार जाते हैं। ना बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शन, जो इलेक्टोरल आउटकम्स होते हैं, दे आर यूजुअली एक्सेप्टेड एट पीपल्स वर्डिक्ट। ठीक है, ये डिसीजन कौन लेता है, पीपल। ठीक है, दे हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि मेजॉरिटी ही जीतती है। नो चैलेंजेस टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, लास्ट में आ चुके हैं हम। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हमारे डीमेरिट्स क्या होते हैं, हमने बड़े सारे मेरिट्स पढ़ लिए बाकी 2 से 3 चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला, कैंडिडेट्स एंड पार्टी का ही सारा मनी बनाती है। देखो, उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने 5 लाख पे क्या क्या स्पेंड किए, तो वो ना अपना फ़ायदा देखती है कि वो एट दी एंड ऑफ 5 इलेक्शन 10 लाख 25 लाख इतना तो बनाती ही है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आइडियली काम कर रही है, ये सिर्फ एक आइडियल वर्ड में होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स सर्व कर रहे हैं, वरना जो रियलिटी होती है उसमें वो सिर्फ क्या करते हैं, पैसा ही कमाते हैं, पैसा ही करप्शन कर करके कमाते हैं, क्योंकि उनकी चांस नहीं होती ना, हर बार उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो हर बार जीते हैं ना जीते। तो इधर वही चीज़ दिखी है। नाउ इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कैंडिडेट जिनकी क्रिमिनल कलेक्शन है, दे हैव बी एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस, जो हमारी रेस चलती है उससे से हटा देते हैं। एंड टू और जो मेजर पार्टीज़ होती है उससे टिकट लेने में कामयाब हो जाता है। किनके, जिनके क्रिमिनल कलेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं। नाउ सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़। इट मीन्स अगर हमारी एक विमेन की सीट बची है, ठीक है, विमेन की सीट बची और मेन की सारी सीट खाली हो गई, तो ये क्या करते हैं, विमेन को ये टिकट दिलवा देते हैं, और विमेन को कुछ पता ही नहीं उसके पीछे से कौन अपॉइंट कर रहा है, मैन अपॉइंट कर रहा है। मैंने सारी चीज़ें बता रहा है। अब रिसेंटली हुआ था जब उसे जनगण मन ही नहीं आता था एक विमेन को। ठीक है, तो वो बेसिकली टिकट्स को से बांट देते हैं। नेक्स्ट, वेरी ऑफन इलेक्शंस आफ्टर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन।
ना ऐसे ना कई सारे कम इलेक्शंस होते हैं जिसमें कम चॉइसेस मिलती है, ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। ना जो स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं ना, दे ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जैसे हमारी ऐसी वेल नोन पार्टीज़ है, बीजेपी, कांग्रेस हो गई, ये सारी पार्टीज़ लोग इसे ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वेरएज़ अगर कोई पार्टी है जो अच्छा काम करने की चाह रही है, लोग इसे सपोर्ट नहीं करते हैं ना। ये एक ऐसे पॉइंट्स है जो हाँ इम्पोर्टेंट है तो नहीं, बट ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, आ सकता है पेपर इधर से। तो ये मैंने आपको स्क्रीन पे जो है शो कर दिया। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट इन्हें आप एक बार पढ़ लो। मैं ये दोबारा बता देती हूँ, मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट वाली बता देती हूँ। दैट लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में, इट इज़ मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। टर्नआउट क्या होता है, क्या कितने जो वोटर्स है दे हु आर एलिजिबल टू वोट, जो वोट को एक्चुअली कास्ट भी करते हैं। जैसे ओवर द लास्ट 50 ईयर्स जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है उधर वोट इतने नहीं होते, उतने वोट इधर नहीं मिलते। वेयर एज इंडिया में वो स्टेबल है या एकदम से ऊपर चला जाता है, ठीक है। हमने चार्ट में देखा, तो जो आपकी बुक में चार्ट है। तो जो हमारे ऐसे कंट्रीज़ होती है जैसे यूएसए, ये सब कंट्रीज़ होती है, उधर मोस्टली पुअर या इलिटरेट वोट ही नहीं करते। लेकिन हमारी कंट्री में मोस्टली जो परसेंटेज है पुअर की और इलिटरेट की, वही वोट करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है। सो इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रपोर्शन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज, ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखें जैसे यूएसए में, तो ये जो लोग होते हैं कम वोट करते हैं एज कम्पेयर टू रिच एंड वाइट पीपल। नेक्स्ट इज लोग बिलीव करते हैं दैट इलेक्शन से उन्हें कुछ उम्मीद मिलती है। उन्हें क्या मिलती है, उम्मीद मिलती है। जो कॉमन पीपल होते हैं इंडिया में, दे अटैच ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस। नेक्स्ट जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जो कैंपेन लगता है वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे 2004 के इलेक्शंस में 1/3 ऑफ द वोटर्स से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 1/3 प्लस, ठीक है, कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो उन्हें अच्छी लगती है, ठीक है ना। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, एक पढ़ लेना, ये बताई थी फटाफट से। दैट फॉल्स नेम्स का यूज़ किया जाता है, गलत गलत दामों का, ठीक है। मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को मिस यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करती है मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। मतलब जैसे कर्नाटका के इलेक्शन में 2000 रुपये सुबह सुबह बांटे गए थे सब लोगों को कि आप हमें वोट करना, हम आपको 2000 रुपये देंगे। तो रिगिंग इसी चीज़ को कहते हैं। अब I know I am going to receive so much of comment that मैम इतना अच्छी तरह समझ लिया है। तो देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन मैंने आपको दो बार एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ाया है। और ये बेसिकली नोट्स मैंने इसलिए बनाए थे सो दैट ये पता है ऐसे नोट्स से अगर आपने बुक नहीं पढ़ी देन यू विल बी एबल टू स्कोर द मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने बनाए थे, तो एक बार अगर आप वो देख लोगे, एक बार एनसीईआरटी पूरी रीड मारना, ठीक है, उसके बाद इन्हें पढ़ना, तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली वन शॉट था वीडियो एंड थैंक यू। इस वीडियो को देखो और वो जो हमारे क्वेश्चन बैंक मिले स्कूल से उन्हें प्रैक्टिस करो।